हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने क्लास 12th फिजिक्स का जो पार्ट 2 है यानी सेकेंड पेपर है, जो कि एक ही में आता है लेकिन पार्ट 2 बनाया गया है, उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया है और उसके 3 वीडियो अभी तक आए हुए हैं। वे सब जो वीडियोस थे वे बेसिक नॉलेज के लिए थे, यानी कि वे वहाँ से कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन बिना उन सब चीज़ों को जानना यहाँ पर पहुँचना हमारे लिए सही नहीं था। अगर हम प्रकाश के बारे में नहीं जानेंगे तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में भी नहीं जान पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमने जो बेसिक चीज़ें थी उन सब चीज़ों को पढ़ाया है। अब उन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं जो चीज़ आपके सिलेबस में है, जो चीज़ आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी। तो ऑप्टिक्स जो है या फिर जो पार्ट 2 है फिजिक्स, वह 2020 और 21 के लिए यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। 2020-21 के सिलेबस में यहाँ से आपका ऑप्टिक्स स्टार्ट होता है। यानी कि सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में भी देखा था नॉर्मली। अब यहाँ पे जानना है प्रकाश का अपवर्तन। चलिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है उसको सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, कोई माध्यम हमने ले लिया है, ठीक है। ये माध्यम 1 है और ये क्या है, माध्यम 2 है, ठीक है ना। 2 माध्यम है। प्रकाश के अपवर्तन के लिए माध्यम कितने होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा, 2। कोई किरण आई है ऐसे, तो ये जो किरण आ रही है, इस किरण को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण का नाम क्या दिया जाता है, आपतित किरण। ये किरण इस पर जहां पे गिरी है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अगर नीचे ये जो हमने लगाया हुआ है लाइट, अगर इसके पॉलिश कर देते नीचे पॉलिश कर देते तो प्रकाश की किरण नीचे न जा पाती, तो यहीं से ये परावर्तित होकर के उधर जाती है, तो उस घटना को परावर्तन कहते हैं। हमें क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के बारे में। प्रकाश की किरण ऐसे आई, ये कोई भी माध्यम हो सकता है, अभी आपको अच्छे से एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे, ठीक है ना। अब ये जो किरण आई इसको बोलते हैं आपतित किरण, जहां पे गिरा उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु पर अगर हम अभिलंब खींच दें, आपतन बिंदु पर क्या खींच दें, अभिलंब, यानी आपतन बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना दें तो उसको बोला जाता है अभिलंब। इसको क्या बोल रहे हैं, अभिलंब, ठीक। अब देखिए, ये जो आने वाली प्रकाश की किरण है, जब इस माध्यम से इस माध्यम में पहुंचेगी, इसको एकदम ऐसा स्ट्रेट जाना चाहिए था। देखिए, प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वह स्ट्रेट नहीं जा पाती है, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। या तो ऐसे जा सकती है या तो ऐसे जा सकती है। कब ऐसे जाएगी और कब ऐसे जाएगी, वह इन माध्यमों पर निर्भर करेगा। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे भी, ठीक है ना। अभी केवल हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ये माध्यम समझ रहे हैं ना, जैसे वायु हो सकता है, माध्यम के लिए वायु हो सकता है, कांच हो सकता है, जल हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या हो सकता है, हीरा हो सकता है। ये सब माध्यम है जिसमें किरणें चल रही हैं, प्रकाश की किरणें हो जाए वो चल रही हैं, ठीक है ना। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देख रहे हैं ना, इसको ऐसे स्ट्रेट ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं जाती है, ये अपना रास्ता बदल देती है, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। लिखेंगे क्या, कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, परावर्तन और अपवर्तन में थोड़ा सा अंतर आप लोग समझ लीजिए। परावर्तन और अपवर्तन में, परावर्तन में जो माध्यम होता है, जो मीडियम होता है, वह केवल एक मीडियम होता है। मतलब प्रकाश की किरण जिस माध्यम में आएगी उसी माध्यम में चली भी जाएगी।
प्रकाश की किरण जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में चली गई तो उसको बोलते हैं परावर्तन। यदि माध्यम चेंज नहीं हो रहा है, अगर माध्यम चेंज नहीं हो रहा है, प्रकाश की किरण का माध्यम चेंज नहीं हो रहा है, जल से आया जल में ही चला गया, वायु से आया वायु में ही चला गया, हीरे से आया हीरे में ही चला गया, उसको बोलेंगे परावर्तन। लेकिन अपवर्तन क्या होता है? अगर माध्यम चेंज, माध्यम क्या हो गया? चेंज। जैसे जल से आया वायु में चला गया, कांच से आया जल में चला गया, ठीक है। अगर दोनों माध्यम चेंज हो जाते हैं तो उस घटना का नाम होता है अपवर्तन। पहचानने का तरीका समझ गए? अगर केवल एक माध्यम में ही प्रकाश फैल रही है तो परावर्तन, माध्यम अगर चेंज हो जा रहा है तो अपवर्तन, ठीक है ना। तो ये है परावर्तन और अपवर्तन के बारे में, ठीक है ना। अब परावर्तन अपवर्तन की परिभाषा हमने आपको बताया कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये जो प्रकाश की किरण आ रही है इसको आपतित किरण कहते हैं। ये प्रकाश की किरण जहां गिरी उसको बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है ना। इस आपतन बिंदु पर 90 अंश का कोण बना दीजिए, उसको बोलते हैं अभिलंब। अब ये प्रकाश की किरण सीधे न जाकर के अपने मार्ग में विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब है ये तो प्रकाश की किरण या तो ऐसे जाएगी या तो ऐसे जाएगी, ठीक है ना। विचलित हुई तो यही जो घटना है इस घटना का नाम दिया गया प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए हमें जानना है कि कब प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी और कब प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी। दो चीजें जानना है कि कब प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, कब प्रकाश की किरण ऐसे। ऐसे कहने का मतलब क्या है कि ये देखिए प्रकाश की किरण को जाना ऐसे चाहिए था ना, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वह उधर न जाकर के बाएं साइड आ गई। कहाँ इधर आ गई? बाएं साइड, लेफ्ट हैंड साइड में। कब प्रकाश की किरण लेफ्ट हैंड साइड जाएगी, अपने एक्चुअल मार्ग से कब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी और अपने एक्चुअल मार्ग से कब राइट हैंड साइड में जाएगी, इसी बारे में हमें जानना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको जानना होगा विरल माध्यम और सघन माध्यम के बारे में, ठीक है ना। इसके लिए आपको किसके बारे में जानना होगा? विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है। क्लास 10th में आपने इसके विषय में पढ़ा होगा, चलिए थोड़ा सा हम आपको बता भी देते हैं। विरल माध्यम यानी कि डेंसिटी कम है, वहाँ का घनत्व कम है। विरल माध्यम का मतलब क्या है? घनत्व कम। सघन माध्यम का मतलब क्या है? घनत्व ज़्यादा। पहचानेंगे कैसे कौन सा विरल माध्यम है कौन सा सघन माध्यम है? कहेंगे कि जिस माध्यम में प्रकाश का वेग ज़्यादा है, प्रकाश का वेग क्या है? ज़्यादा। जिस माध्यम में प्रकाश का वेग ज़्यादा है वह माध्यम होगा विरल, और जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम है, ठीक है, प्रकाश का वेग कम है, उस माध्यम को कहते हैं सघन माध्यम। देखिए जैसे हमने दो माध्यम ले लिया, ये सपोज करते हैं वायु है, ये क्या है? कांच है। तो आप बताइए वायु और कांच में प्रकाश किसमें ज़्यादा तेज चलेगा? आप सोच समझ के बताइए कि वायु और कांच में प्रकाश तेज किस में चलेगा? वायु में ज़्यादा तेज चलेगा कि कांच में? तो हमें लगता है वायु में। देखिए वायु में ही ज़्यादा तेज चलेगा, प्रकाश की किरण वायु में ज़्यादा तेज। तो वायु क्या हो जाएगा? वायु और कांच दो माध्यमों की तुलना करने पर, ध्यान दीजिएगा, दो माध्यम की तुलना करेंगे तभी इस बात को कहेंगे। तो वायु में प्रकाश की ज़्यादा वेग है, तो प्रकाश का वेग ज़्यादा है, इसलिए वायु को क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। कांच में प्रकाश का वेग कम होगा, इसलिए कांच को क्या बोलेंगे? सघन माध्यम। समझिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वायु हमेशा ही क्या है? विरल ही है। ऐसा नहीं है कि कांच हमेशा ही क्या है? सघन है। ये सघन और विरल की तुलना कब करेंगे? जब दो माध्यम होगा। जैसे हम कह रहे हैं हमने ले लिया है वायु और जल, तो बताइए वायु और जल में किसमें प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा? तो वायु में हमें लगता है प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा, तो ये कैसा माध्यम हो जाएगा? विरल माध्यम हो जाएगा, ठीक है ना। जल में प्रकाश का वेग कम होगा, तो ये कैसा माध्यम हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा, ठीक है ना। तो विरल माध्यम सघन माध्यम क्या कहेंगे? दो माध्यमों की तुलना करने पर, विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या कहेंगे? दो माध्यमों की तुलना करने पर जिस माध्यम में प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है उसे विरल माध्यम, तथा जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है, उसको सघन माध्यम कहते
है, ठीक है ना। तो विरल माध्यम और सघन माध्यम में आप समझ गए होंगे कि विरल माध्यम यानी प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा, सघन माध्यम यानी प्रकाश का वेग कम होगा। अब उसी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। देखिए, अगर विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में आ रही है, अगर विरल माध्यम से प्रकाश, चलिए एक एग्जाम्पल दोनों का अच्छा सा फिगर बना करके आपको समझाते हैं, ठीक है ना। दोनों को अच्छे से समझाने का प्रयास आपको करते हैं। यहाँ पे देखिए एक फिगर हमने बनाया, सपोज करते हैं यहाँ पे हमने ऊपर ले लिया है विरल माध्यम और नीचे ले लिया है कांच, ठीक है। ये आपका क्या है, कांच है, ठीक। ये आपका क्या है, कांच है। यहाँ पे ऊपर हमने क्या लिया है, वायु को लिया है, नीचे क्या लिया है, कांच को लिया है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। हमने कहा कि प्रकाश की किरण ऐसे आई, ठीक है, थोड़ा इधर लेते हैं, ठीक। प्रकाश की किरण ऐसे आई। अब देखिए इस प्रकाश की किरण पर अभिलंब खींच देते हैं, ठीक है ना। ये प्रकाश की किरण पर 90 अंश बना दीजिए। इसे क्या बोलते हैं, ये कैसी किरण होगी, आपतित किरण। ये कैसी किरण होगी, आपतित किरण, ठीक है ना। ये वाली किरण कैसा होगा, अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब। अब प्रकाश की किरण को डायरेक्ट ऐसे जाना चाहिए था, सीधे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे नहीं जाएगी। अभी हमने पढ़ा जब माध्यम चेंज होता है तो क्या हो जाता है, जब माध्यम चेंज हो जाता है तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब या तो ये इधर आएगी लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड जाएगी, ठीक है ना। यानी कि या तो ये अभिलंब की ओर आई, लेफ्ट हैंड साइड आने का मतलब ये क्या है, अभिलंब है। या तो ये अभिलंब की तरफ आएगी या तो ये अभिलंब से दूर जाएगी, समझिएगा। ये प्रकाश की किरण यहाँ, इसको ऐसे जाना चाहिए था, अब ये अपने मार्ग से विचलित होगी या तो अभिलंब की साइड आएगी या अभिलंब से दूर जाएगा। तो अभिलंब की साइड में आएगी अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम। यहाँ वायु है, यहाँ कांच है, तो वायु में प्रकाश का वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी वायु कैसा माध्यम हो गया है, विरल माध्यम। वायु कैसा माध्यम हो गया है, विरल माध्यम। वायु की तुलना में कांच में जो है प्रकाश का वेग क्या होगा, कम होगा। कम होने के कारण कांच कैसा माध्यम बन गया है, सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। ध्यान दीजिएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, अपने मार्ग से विचलित होगा, विचलित होने के बाद वह अभिलंब की ओर ऐसे, ठीक है ना, अभिलंब की, ये अभिलंब है तो ये प्रकाश की किरण इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे आएगा। कब, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा। इसी का उल्टा अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, सघन माध्यम से विरल माध्यम, यानी कि ऐसे आपने लाइट जलाया, अच्छा अगर हम कहें नीचे हमने ऐसे जल को रख दिया है और टार्च को ऐसे जला रहे हैं, तो बताइए प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है। तो ऐसे टार्च को जलाएंगे तो पहले प्रकाश की किरण वायु में जाएगा, वायु के बाद नीचे आपने जल रखा है, जल में जाएगा, तो वायु से जल में जा रहा है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अपने एक्चुअल मार्ग पे तो नहीं जाएगा, वो अभिलंब की ओर, ये अभिलंब उधर झुक जाएगा। इसी का उल्टा अगर हम कहें, अगर प्रकाश की किरण ऊपर हमने जो माध्यम लिया है वो सघन माध्यम ले लिया है, ऊपर हमने जो माध्यम लिया है वो क्या लिया है, सघन माध्यम, सपोज करते हैं कांच ही ले लिया है, ठीक है। अब देखिए कोई प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, ये वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। इस पर अभिलंब खींच दीजिए, 90 डिग्री का कोण बनाइए और ये जो रेखा आपको मिलेगी इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इस प्रकार ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही थी तो इधर भी ऐसे ही इसको जाना चाहिए था। ऊपर सपोज करते हैं कांच है, नीचे क्या है, वायु है, ठीक है ना। अब देखिए प्रकाश की किरण ऐसे तो जाना चाहिए था लेकिन ऐसे जाएगा नहीं, कैसे जाएगा। अब ये प्रकाश की किरण इस अभिलंब से अपने वास्तविक मार्ग से दूर भागेगी, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो जब कांच से वायु में यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से, ये क्या है, ये क्या है, अभिलंब है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, अभिलंब है। अगर प्रकाश की किरण, ये कैसा माध्यम है, कांच कैसा माध्यम है, सघन माध्यम, ये कैसा माध्यम है, विरल माध्यम, ठीक है ना।
तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह इस अभिलंब से दूर भागता है। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर झुकता है। ठीक है ना, ये बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो प्रकाश का अपवर्तन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन में लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद कहेंगे विचलित होती है तो किधर जाती है ये बताएंगे। कहेंगे कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम क्या होता है, दो माध्यमों की तुलना कीजिए, जिसमें प्रकाश का वेग ज्यादा है उसे विरल माध्यम कहिए, जिसमें प्रकाश का वेग कम है उसे सघन माध्यम कहिए। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है, तथा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो इस अभिलंब से दूर भागता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, तो आई होप प्रकाश का अपवर्तन आपको समझ में आया होगा। अब हमें जानना है अपवर्तन के नियम के बारे में। ठीक है ना, अब हमें क्या जानना है, अपवर्तन के नियम। ठीक, तो यहाँ पे हमें जानना है अपवर्तन के नियम। ठीक, अपवर्तन के नियम। देखिए अपवर्तन के कुल 2 नियम होते हैं। जैसे आपने जाना था परावर्तन के नियम, तो अपवर्तन के नियम यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के 2 नियम है। अपवर्तन के कुल कितने नियम है, 2 नियम है। चलो एक फिगर आपको बनाते हैं, ये फिगर बनाते हैं। यहाँ पे ये मान लेते हैं अभिलंब है, प्रकाश की किरण ऐसे आई, ये वाली जो किरण है इस किरण को नाम दिया जाता है आपतित किरण। ठीक है, ये वाली जो किरण है इस किरण का नाम क्या दिया जाता है, आपतित किरण। ठीक, अब ये प्रकाश की किरण को ऐसे जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये प्रकाश की किरण सपोज करते हैं वायु से कांच में आ रहा है। कहाँ से कहाँ आ रहा है, वायु से कांच में आ रहा है, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी। ठीक है ना, ये वाला जो कोण, ये जो किरण है आपतित किरण, इस वाले बिंदु को नाम दिया जाता है आपतन बिंदु। अब आपको एक बार फिर से सब कुछ समझा देते हैं। आपतन बिंदु, और ये जो है, ये जो लाइन खींचा गया है वह क्या है, अभिलंब है। ठीक है ना, और ये कैसी किरण है, अपवर्तित किरण है। ठीक है, ये कैसी किरण है, अपवर्तित किरण। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये जो कोण बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो कोण बन रहा है यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसको कहते हैं आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद ये वाला जो कोण बन रहा है, कोण हमेशा अभिलंब के साथ बनेगा, इतना जानते रहिए, कोण हमेशा किसके साथ, अभिलंब वाले के साथ। ये वाला जो कोण है इस कोण का नाम दिया जाता है अपवर्तन कोण। ठीक है, तो अभिलंब और अपवर्तित किरण या अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। आई क्या है, आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है, इंसिडेंट एंगल। आपतन कोण क्या होता है, अपवर्तित किरण और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आर क्या है, अपवर्तन कोण। ठीक है, आर क्या है आपका, अपवर्तन कोण। तो आई क्या है आपका, आपतन कोण, आर क्या है, अपवर्तन कोण। ठीक है, तो अपवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम कहता है कि जो आपतित किरण है और ये जो अपवर्तित किरण है और इस आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा गया है, यानी ये वाला और ये वाला, ये जो तीनों लाइनें हमने आपको इंडिकेट किया है, ये तीनों एक ही तल में होती है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है वह तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या लिखेंगे, अपवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा जो नियम है वो इंपॉर्टेंट नियम है। वो क्या होता है, वो कह रहा है कि ये जो आई है यानी आपतन कोण है, ये इसका साइन ले लीजिए। अभी आपको अच्छे से समझाते, पहले समझ लीजिए। ये जो आपतन कोण है इस आपतन कोण का साइन ले लीजिए। उसके बाद ये जो अपवर्तन कोण है इस अपवर्तन कोण का साइन ले लीजिए और दोनों का भाग दे दीजिए। यह हमेशा नियतांक ही आएगा। ये है आपका सेकेंड लॉ, और इस सेकेंड लॉ को स्नेल का नियम कहते हैं। इस सेकेंड लॉ को स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, स्नेल का
नियम। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है दूसरा नियम। अपवर्तन का पहला नियम हमने समझा, दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण का जो साइन होता है, अपवर्तन कोण का जो साइन होता है, साइन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं ज्या, ठीक है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। और इस नियतांक को ये मान लेते हैं पहला माध्यम है, ये क्या है दूसरा माध्यम। इस नियतांक को, जो ये नियतांक आया है, इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है ना। ये जो नियतांक है, इस नियतांक को क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। किसको कहते हैं, साइन आई बटे साइन आर का जब आप मान निकालेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को हम प्रायः यन या म्यू से प्रदर्शित करते हैं, दोनों चीजों से प्रदर्शित करते हैं। जो अपवर्तनांक होता है उस अपवर्तनांक को एन से भी प्रदर्शित किया जाता है और म्यू से भी प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अगर इसको तोड़ेंगे, इसको अगर हमें तोड़ना है तो n2, ये जो देखिए बाद में लिखा है इसको पहले लिखते हैं और जो पहले लिखा है उसको बटे में लिखते हैं, ठीक है ना। ये 2, इसको देखिए 1n2 अगर तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, n2 के बटे n1, ध्यान दीजिएगा। अगर 4n1 लिखा है तो कैसे तोड़ेंगे, n1 बटे n4, यानी ये जो होगा n1 जो होगा वो अंश में और n4 जो होगा चौथे माध्यम का जो नियतांक होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बटे में, ठीक है ना। तो ये तोड़ना आप लोग जानते रहिए, यही है आपका स्नेल का नियम। एक बार फिर से देखिए स्नेल का नियम, एक बार फिर से देखते हैं स्नेल का नियम क्या कह रहा है। स्नेल का नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को कहीं के यन कहीं के म्यू से भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका अपवर्तन के दो नियम, दोनों नियम शायद से आपको जान गए होंगे। अब अपवर्तनांक में एक आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, एब्सोल्यूट अपवर्तनांक क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए हमने आपको बताया कि जो किसी दो माध्यम की बात कर लीजिए, उसमें जो ये I है और ये जो R है, I और R के साइनों का जो अनुपात होता है वह नियतांक होता है, ठीक है। साइन I बटे साइन R क्या होता है, नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का नियतांक कहते हैं और इसी को स्नेल का नियम कहा जाता है। अब ध्यान से समझिए, ये जो माध्यम हम लोग लिख रहे हैं पहले माध्यम के सापेक्ष, यानी पहला माध्यम कुछ भी हो सकता है, जल हो सकता है, वायु हो सकता है, काश हो सकता है, लेकिन अगर वायु, पहला माध्यम वायु न होकर के कुछ भी न होकर हम फिक्स कर दें कि पहला माध्यम निर्वात ही हो, ठीक है। दूसरा माध्यम आप जो कुछ रखिए, प्रकाश की किरण जहां से आ रही वो कहाँ हो, निर्वात हो। प्रकाश की किरण जहां से आ रही वो कैसा हो, निर्वात हो। यानी कि पहला माध्यम यहां हमने फिक्स कर दिया है, वह क्या है, निर्वात है। तो किसी भी, ठीक है ना, किसी भी निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, यानी कि इस निर्वात के सापेक्ष, वहां हम लोग रहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन, तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का, यहाँ कोई भी माध्यम हो सकता है, कांच हो सकता है, ठीक है। तो इस निर्वात के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होगा उसको बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को, निर्वात मतलब पहला एकदम फिक्स कर दीजिए कि निर्वात ही रहेगा, इसके अलावा कुछ दूसरा रहेगा ही नहीं। उसके बाद जो दूसरा माध्यम है उसका अपवर्तनांक निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो जो अपवर्तनांक आएगा उसको बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को n से कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं हमें म्यू से भी मिलता है,
ठीक है ना। तो n इज इक्वल टू क्या होता है, n भी कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं म्यू भी होता है, और आपकी किताब में हमें n दिया हुआ है, ठीक है ना। ये होता है c के बटे v, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है c बटे v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक n या म्यू बराबर होता है निर्वात में, देखिए यहाँ पे प्रकाश की चाल बटे यहाँ पे प्रकाश की चाल, तो क्या निकल जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो ये जो आज हम लोगों ने पढ़ा, आई होप आपको समझ में आएगा। हमने पढ़ा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जिसमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। प्रकाश का अपवर्तन, आपतित किरण क्या होती है, अपवर्तित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, ठीक है। किसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, विरल माध्यम, सघन माध्यम क्या होता है, स्नेल का नियम क्या होता है, अपवर्तन के कौन कौन से नियम हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से स्टडी किया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।